चले जी आगे बढ़ते हैं। अगला स्टैंडर्ड जो हमारे एजेंडा में हमने कवर करना है वो है आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ये स्टैंडर्ड इन एक्चुअल इन रियलिटी तो कोई बहुत ही ज्यादा डिटेल, कोई बहुत ही ज्यादा लेंथी, कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है। लेकिन लकीली कैप 5 लेवल पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड का बहुत ही लिमिटेड सा, हार्डली कोई 5% का पोर्शन आपकी करिकुलम का पार्ट बनाया गया है। बाकी जो 95% रिमेनिंग है वो आप लोग इंशाल्लाह सीए फाइनल लेवल पे कवर करोगे। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट और दूसरी पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करता है। एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट हो, दूसरी कंपनी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी हो। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को, इस तरह के एग्रीमेंट को हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में या हम अपनी अर्लियर स्टडीज में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई करते हुए आए थे, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हुए आए थे। बस हमें पहले ये पता नहीं था कि इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब आपको इस बात की आगाही हो रही है कि अच्छा इन चीजों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहता है। फॉर एग्जाम्पल कि दो पार्टीज अगर एक दूसरे को गुड्स सेल परचेस करती है क्रेडिट पे, तो एक अपने पास रिसीवर रिकॉर्ड करता है, दूसरा अपने पास पेबल रिकॉर्ड करता है। तो जो पार्टी अपने पास रिसीवर रिकॉर्ड कर रही है ये एक फाइनेंशियल एसेट है, और जो पार्टी अपने पास पेबल रिकॉर्ड करे ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और इन दोनों के दरमियान ये जो रिसीवर पेबल है ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बैंक से लोन लेते हो, तो आप अपने पास लोन लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो, बैंक अपने पास लोन रिसीवर रिकॉर्ड करता है। तो आपके और बैंक के दरमियान एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बैंक के लिए लोन रिसीवर फाइनेंशियल एसेट है, आपके लिए लोन पेबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है, एक कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है और आप उन शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो, आप उन शेयर्स को परचेज करते हो। तो आप अपने पास इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट करते हो। और वो जो कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो अपने पास कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट करती है। तो ये जो कंपनी ने शेयर इशू किए और आप इसके शेयर होल्डर बन गए, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पर्सपेक्टिव से आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है। कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी ने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट किया, कंपनी के लिए ये इक्विटी बन रहा होगा। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट और दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरी कंपनी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी होगा। फाइनेंशियल एसेट में दो क्लासिफिकेशन या दो तरह के फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकता है फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो। आम हालात में अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक काउंटर पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो वो दूसरी काउंटर पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। आम हालात में अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो वो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है। और आम हालात में अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए इक्विटी है, तो वो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि लोन रिसीवेबल लोन पेबल है, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल है, बैंक लोन रिसीवेबल बैंक लोन पेबल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो कि एसेट साइड पे डेबिट इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइड पे फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन अगर किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज किए जाए, किसी कंपनी के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किए जाए, तो सर ये एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और दूसरी पार्टी के लिए इक्विटी डेजिग्नेट हो रहा होगा। अब आई फॉर इस 9 फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए हमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल्स प्रोवाइड करता है। तो जब भी हमारी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर होगा, तो उसे इन तीन में से किसी एक मॉडल में क्लासिफाई किया जाएगा। जब भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी तो इसे इन दो में से किसी एक मॉडल में क्लासिफाई किया जाएगा। जब फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी तो इसे इन दो में से किसी एक मॉडल में अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया जाएगा। और क्लासिफिकेशन करने के बाद ही इन रेलेवेंट मेजरमेंट मॉडल्स में हम मेजरमेंट के रूल्स पढ़ रहे होंगे। फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए तीन मॉडल्स अवेलेबल है। नंबर 1 amortized cost, नंबर 2 fair value through OCI और नंबर 3 fair value through P&L। फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट को इन तीन में से किसी एक मॉडल में क्लासिफाई किया जाएगा।
फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए दो मॉडल्स अवेलेबल है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। और अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है तो इक्विटी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को आइदर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई आइदर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, इन दोनों में से किसी एक मॉडल में कब कब क्लासिफाई करेंगे। सर इक्विटी के केस में अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स ट्रेडिंग की नियत से खरीदे हैं, शॉर्ट टर्म गेन और लॉस की नियत से खरीदे हैं, कैपिटल गेन और लॉस कमाने के लिए खरीदे हैं, तो लाजिम है कि आप इन इक्विटी शेयर्स को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ही क्लासिफाई करोगे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ही क्लासिफाई करोगे। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग की नियत से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की नियत से नहीं खरीदे, तो फिर हो सकता है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हो सकता है कि आपने कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस इन्वेस्टमेंट की हो सकता है कि आपने बिजनेस प्रोसेसेस की सिनर्जीज अचीव करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है, कोई सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट की है, तो यहां पर स्टैंडर्ड आपको ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई करें, आप चाहें तो इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई करें, लेकिन जो भी क्लासिफिकेशन आप पिक करोगे ये क्लासिफिकेशन इररिकवरेबल होगी। यानी कि वंस मैंने अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई कर दिया, आगे जाकर मैं इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं ले जा सकूंगा। तो अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पर्पस के लिए लाजिम है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए नहीं है, यानी कि कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, कोई बिजनेस सिनर्जीज के लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो आइदर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, लेकिन जो भी हम ओसीआई सेलेक्ट करेंगे ये इररिवोकेबल कैटेगरी होगी। फिर हम बात करते हैं कि हम अपनी डेट इन्वेस्टमेंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। डेट इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए हमें मल्टीपल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। पहला टेस्ट ये होगा कि आपने ये देखना है कि क्या आपके डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, क्या आपकी डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आर द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, क्या आपकी डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इफ यस, तो फिर अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि आप इस इन्वेस्टमेंट को परचेज क्यों कर रहे हैं, आप इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। सर हो सकता है कि हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इस डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को ही कलेक्ट करना हो, यानी कि हम एक डेट इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं जिससे हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट्स मिलेंगी, और हमारी नियत भी यही है कि हम सिर्फ इसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही कलेक्ट करेंगे और इसे मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे होंगे। सर अब हम इस डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हो, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव, आपका उस इन्वेस्टमेंट को करने के पीछे मकसद सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को कलेक्ट करना ना हो, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करना साथ साथ उस एसेट को बेच देना भी हो। यानी मैं एक डेट इन्वेस्टमेंट परचेज करता हूं इस नियत से कि इससे मैं इंटरेस्ट भी रिकवर करूंगा, प्रिंसिपल भी रिकवर करूंगा, और अगर इसके अच्छे पैसे मिल गए तो एसेट को ही बेच दूंगा, अगर मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं एसेट को ही बेच दूंगा। यानी कि अब हमारा बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के साथ साथ एसेट को सेल कर देना भी है। सर अब मैं इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में ले जाऊंगा। और जिस तरीके से मैंने इक्विटी के केस में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को इररिवोकेबल कहा था, यहां पे ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इररिवोकेबल नहीं है। और इसके बाद हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट में रेजिडुअल कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। रेजिडुअल कैटेगरी है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अगर आप एक डेट इन्वेस्टमेंट बाय करते हो जिसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कोई और है, जिसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कोई तीसरे है, तो आप इस डेट इन्वेस्टमेंट को फेवर थ्रू पीएनएल में ले जाओगे। और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हैं, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को कलेक्ट करना नहीं है, आपका बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और एसेट को बेचना नहीं है, कोई तीसरा ही बिजनेस मॉडल है, इसे हम रेजिडुअल कैटेगरी फेवर थ्रू पीएनएल में लेकर चले जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? मैं अब
वंस आपने अपने फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंगली या डेट इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर लिया, अब बात होगी कि इसे इनिशियली और सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर किया जाएगा। इस पे जो डिविडेंड इनकम आएगी, इस पे जो इंटरेस्ट इनकम आएगी, इसे कैसे और कहां अकाउंट फॉर किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक समरी डायग्राम बनी हुई है जिसमें हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और डेट इन्वेस्टमेंट्स की इनिशियल मेजरमेंट से लेकर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट डिस्पोजल तक की सारी ट्रीटमेंट समराइज हुई है। सर हम अपनी डिफरेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स और डेट इन्वेस्टमेंट्स को इनिशियली कैसे मेजर करेंगे, इनिशियली कैसे मेजर करेंगे। याद रखिएगा, अनलाइक अदर स्टैंडर्ड्स, बाकी स्टैंडर्ड्स से हटकर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होती है। हम IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे। हम IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे। हम IAS 2 में इन्वेंट्री को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हम IAS 38 में इंटेंजिबल को इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे नहीं, फेयर वैल्यू पे की जाएगी। अगर तो हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L या डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L कैटेगरी है तो इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त जो भी ट्रांजिशन कॉस्ट होगी वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त जो भी ट्रांजिशन कॉस्ट होगी वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी और आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है या डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट है, तो इस केस में इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त जो ट्रांजिशन कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज्ड होगी, यानी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजिशन कॉस्ट में हम अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L मॉडल है, चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हो चाहे डेट इन्वेस्टमेंट में हो, ट्रांजिशन कॉस्ट को आप एक्सपेंस आउट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट को इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L के अलावा दूसरे मॉडल्स हैं, यानी कि OCI मॉडल या अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है, तो ट्रांजिशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, यानी कि इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजिशन कॉस्ट पे की जाएगी। फिर अगर आपके पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे हमारे पास डिविडेंड इनकम आएगी, और अगर हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट है तो डेट इन्वेस्टमेंट पे हमारे पास डिविडेंड नहीं, इंटरेस्ट इनकम आएगी। किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल की बात करूं, किसी भी डेट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम आएगी वो सारी ही कैटेगरीज में P&L में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। चाहे फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल हो, चाहे डेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो। डेट इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड इनकम आएगी वो P&L में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो P&L में रिकॉग्नाइज की जाएगी। डेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में तो हमारे पास जनरली डिविडेंड का अमाउंट या डिविडेंड की परसेंटेजेस गिवन होती है। डेट इन्वेस्टमेंट के केस में हमें इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा, हमें एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एक मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा कि हम अपने कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को देखकर एक IRR कैलकुलेट करते हैं और उस IRR के बेसिस पे ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं। सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करें कि सब्सिक्वेंटली इन चीजों को कैसे मेजर किया जाएगा। देखिए जहां जहां फेयर वैल्यू मॉडल है ना, जहां जहां फेयर वैल्यू मॉडल है ना, इन इन्वेस्टमेंट्स को ईयर एंड पे हम फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे होंगे। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो, फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, ईयर एंड पे आप इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे। चाहे डेट इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो या फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, ईयर एंड पे आप इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे। और मॉडल के नाम से ही हमें पता चलेगा कि फेयर वैल्यू का गेन और लॉस कहां लेके जाना है। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस OCI में चला जाएगा। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस P&L में चला जाएगा। अगर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस P&L। अगर डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस OCI में रिकॉर्ड किया जाएगा। सिर्फ डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे, सिर्फ डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे हम फेयर वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे, हर ईयर एंड पे सिर्फ अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे, यानी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन और लॉस अराइज होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन और लॉस अराइज होगा ही नहीं। फिर एक बात आ रही है इम्पेयरमेंट के हवाले से जो फिलहाल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये CA फाइनल पे आप देखेंगे कि इम्पेयरमेंट क्या होता है और कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। ये IAS 36 वाली इम्पेयरमेंट नहीं है,
ये आईएफआरएस 9 की इम्पेयरमेंट है। आईएफआरएस 9 में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एक मॉडल होता है, दैट इज कॉल्ड ईसीएल मॉडल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल के तहत हम आईएफआरएस 9 में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जो मैं इंशाल्लाह सीएफ वाले लेवल पे कवर करें। इसी के साथ साथ थोड़ा अगर मैं IS-21 को भी लिंक करूं, देखिए IS-21 हमें ये बताता है कि अगर आपका फॉरेन करेंसी एसेट या लायबिलिटी, अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी आइटम मॉनेटरी है, तो आप इस मॉनेटरी आइटम को लाजमन ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे लेकर आओगे, और मॉनेटरी आइटम पे जो भी गेन और लॉस आएगा वो आपका पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपका फॉरेन करेंसी आइटम नॉन मॉनेटरी एसेट है या नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो अगर वो नॉन मॉनेटरी आइटम अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू या रिवैल्यूड अमाउंट पे मेजर हो रहा है, तो फिर आप इसमें फेयर वैल्यू गेन और लॉसेस को भी देखोगे, और तो फिर आप इसमें फॉरेन करेंसी गेन और लॉसेस को भी देखोगे, और फॉरेन करेंसी गेन और लॉसेस को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप रेलेवेंट एसेट या लायबिलिटी के फेयर वैल्यू गेन और लॉस को ट्रीट करता है। यानी कि अगर एक एसेट का फेयर वैल्यू गेन और लॉस पीएनएल में जा रहा है, तो इसका फॉरेन करेंसी गेन और लॉस भी पीएनएल में जाएगा। अगर एक एसेट या लायबिलिटी का फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में जा रहा है, तो इसका फॉरेन करेंसी गेन और लॉस भी ओसीआई में जाएगा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नॉन मॉनेटरी आइटम होती है, डेट इन्वेस्टमेंट्स मॉनेटरी आइटम होती है। चूंकि डेट इन्वेस्टमेंट्स मॉनेटरी आइटम है, चूंकि डेट इन्वेस्टमेंट्स मॉनेटरी आइटम है, तो इसका मतलब है कि आप इसे लाजमी फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करोगे, और जो भी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो तीनों कैटेगरी में पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो नॉन मॉनेटरी आइटम में आपने पहले ये देखना है कि क्या ये फेयर वैल्यू पे जा रहा है या नहीं। यस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओसीआई हो या पीएनएल हो, दोनों किसमें मेजर होती है, फेयर वैल्यू पे। तो इसका मतलब है कि यहां भी फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस अकाउंट फॉर होगा। लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, यानी कि फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में जाता है, तो अब फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस भी ओसीआई में ही जाएगा। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, यानी कि फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में जाता है, तो अब फॉरेन करेंसी का गेन और लॉस भी पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी थ्रू से एक्सप्लेन करें, वैसे तो मैं इसे IS-21 में डिस्कस करूंगा ही, लेकिन वो एसेट्स या वो लायबिलिटीज, वो एसेट्स या वो लायबिलिटीज जो कि फिक्स और डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका राइट है, जो कि आपकी ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द फिक्स एंड डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स, दीज आर मॉनेटरी आइटम। और वो एसेट और लायबिलिटीज जो कि फिक्स या डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स को रिप्रेजेंट ना करे, दीज आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। देखिए अगर मेरे पास कैश रखा हुआ है, लेट्स से 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए का कैश इटसेल्फ एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैश है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ करेंसी यूनिट्स है, तो कैश इज ऑलवेज मॉनेटरी आइटम। अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ, तो ये 1 लाख रुपए का लोन मेरा राइट टू रिसीव 1 लाख करेंसी यूनिट है, ये मॉनेटरी आइटम है। अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, मैंने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, तो मुझे ऑब्लिगेशन है कि मुझे सामने वाले को 1 लाख करेंसी यूनिट्स रिपे करना है, ये मॉनेटरी आइटम है। लेकिन अगर मेरी बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री आ रही है, तो ये 1 लाख रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि वो 1 लाख की बिकेगी, वो 1 लाख से ज्यादा बिक सकती है, कम में बिक सकती है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, कोई ना कोई वैल्यू पे आ रही होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे फिक्स और करेंसी, फिक्स या डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स को नहीं, बल्कि इनको यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम। डेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डेट इन्वेस्टमेंट में हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट, जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो कि डिटरमिनेबल होता है। तो इस वजह से डेट इन्वेस्टमेंट हमेशा मॉनेटरी आइटम ही होगा। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में आपको अनइवन डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं, आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस मार्केट में रेगुलर बेसिस पे फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो इसका मतलब है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट रिप्रेजेंट योर राइट टुवर्ड्स अ फिक्स और डिटरमिनेबल करेंसी यूनिट्स, तो ये मॉनेटरी आइटम नहीं है, नॉन मॉनेटरी आइटम कहलाया जाएगा। लास्ट चीज, जब भी फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज करने, डिस्पोज ऑफ करने की बात आएगी, जब भी फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज डिस्पोज ऑफ करने की बात आएगी, पहले फाइनेंशियल एसेट को रीमेजर किया जाएगा एज पर द रेलेवेंट क्लासिफिकेशन मॉडल।
और इस रीमेजरमेंट के नतीजे में जो भी इंपैक्ट आएगा वो रेलेवेंट क्लासिफिकेशन मॉडल के हिसाब से ही रिकॉर्ड होगा। क्या मतलब, अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं तो पहले मैं उसे फेयर वैल्यू पे लेकर आऊं और फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में लेके जाऊंगा। अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल को बेच रहा हूं तो पहले मैं इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में ले जाऊंगा। इसी तरह से अगर मैं डेट इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूं पहले मैं उसे फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस पीएनएल में। अगर डेट इन्वेस्टमेंट ओसीआई को बेच रहा हूं तो पहले मैं उसे फेयर वैल्यू पे लेकर आऊंगा, फेयर वैल्यू का गेन और लॉस ओसीआई में। और अगर मैं अमोर्टाइज कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूं तो पहले डिस्पोजल डेट की अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आऊंगा। वंस डिस्पोजल डेट पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रीमेजर कर दिया, रेलेवेंट गेन और लॉस रेलेवेंट मॉडल के तहत क्लासिफाई अकाउंट फॉर कर दिए, अब डिस्पोजल पे अगर कोई मजीद गेन और लॉस आता है तो फिर ये सारी कैटेगरीज में पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। और ये कब अराइज होगा? सर ये उस वक्त अराइज होगा जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू से डिफरेंट प्राइस में बेचोगे। ये उस वक्त अराइज होगा जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू से डिफरेंट प्राइस में बेच रहे होगा। अगर हम एक्जैक्टली फेयर वैल्यू पे बेच रहे हैं तो फिर डिस्पोजल पे कोई गेन और लॉस नहीं आ रहा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आ गए लेकिन बेचते वक्त हमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर करना पड़ गई, कोई हमारी ब्रोकरेज फी, कोई कमीशन वगैरह लग गया, तो वो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज फी है वो आपकी सेल प्रोसीड्स को कम कर देगी, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट भी पीएनएल में ही चला जाएगा। और लास्ट बात देखें, अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में तो कोई फेयर वैल्यूएशन का रिजर्व होगा ही नहीं। पीएनएल कैटेगरी में जो फेयर वैल्यू का रिजर्व होता है या फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होता है वो हमारा डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओसीआई कैटेगरी और डेट इन्वेस्टमेंट ओसीआई कैटेगरी के केस में जब जब आप इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यूएशन कर रहे होते हो तो आपके पास ओसीआई में एक फेयर वैल्यू रिजर्व बन जाता है, आपके पास इक्विटी में एक फेयर वैल्यू रिजर्व आ जाता है। जब डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डिस्पोज ऑफ हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसके फेयर वैल्यू के रिजर्व को हम पीएनएल से रिसाइकल कर देंगे, इसके पूरे के पूरे फेयर वैल्यू के रिजर्व को हम पीएनएल में रिसाइकल कर देंगे। लेकिन अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है और वो डिस्पोज ऑफ हो रही है, वो डीरेकग्नाइज हो रही है, तो इसका जो भी फेयर वैल्यू का रिजर्व है वो रिटेन अर्निंग में डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा, वो पीएनएल से रिसाइकल नहीं हो रहा होगा, वो पीएनएल से रिसाइकल नहीं हो रहा होगा। यही सारी टोटल बातें हैं फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की इनिशियल मेजरमेंट से लेकर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डी रिकॉग्निशन। क्या ये समझ आता है हमें? इसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक तरफ फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी, दूसरी तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी होगी। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो इसके लिए दो मॉडल्स हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होगी? सर अगर हमारी नॉर्मल लायबिलिटी है, अगर हमारी नॉर्मल लायबिलिटी है, जैसे हमारा ट्रेड पेबल होता है, जैसे हमारा बैंक लोन होता है, जैसे हमारा डिबेंचर लोन होता है, जैसे हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट लोन होता है, तो ये सारे नॉर्मल लायबिलिटीज को आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं। जो आपकी नॉर्मली बैलेंस शीट पे लायबिलिटीज आपको देखने को मिलती है ना, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड पेबल, इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर लोन, इन द फॉर्म ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लोन, ये सारी लायबिलिटीज को हम जनरली अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि ट्रेडिंग के लिए खरीदी गई है, डेरिवेटिव के तौर पे खरीदी गई है। अब डेरिवेटिव क्या होता है, ये एक डिटेल कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी की ट्रेडिंग कैसे होती है, ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह आप एसेट को बाय सेल करके ट्रेडिंग करते हो ना, इसी तरह से प्रैक्टिकली दुनिया भर में लायबिलिटीज को भी बाय सेल करके ट्रेडिंग की जाती है। तो अगर लायबिलिटीज को ट्रेडिंग पर्पस के लिए या डेरिवेटिव की नीयत से खरीदा गया है तो इस तरह की लायबिलिटीज को हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में लेकर जाते हैं, इस तरह की लायबिलिटीज को हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल में अकाउंट फॉर करते हैं। सर लायबिलिटी को आपने वंस या तो अमोर्टाइज कॉस्ट या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, आपके लेवल पे ना आपको एग्जामिनर बता देता है कि हमने लायबिलिटी को कैसे मेजर करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करना है या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे मेजर करना है। अब इसको कैसे मेजर किया जाएगा इनिशियली और सब्सिक्वेंटली? अगेन अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर होगी वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी, यानी कि इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे होगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट है तो जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर होगी वो कैपिटलाइज्ड होगी,
यानी कि इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे होगी। एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं 100 रुपए का एसेट खरीद रहा हूं और 5 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, तो मेरी जेब से कितना गया, 105। लेकिन अगर मैं 100 रुपए का लोन ले रहा हूं और 5 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, तो मेरी जेब में नेट कितना आया, 95। इसीलिए एसेट के केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए मैंने ऐड किया था, लायबिलिटी के केस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए हम माइनस कर रहे हो। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज कॉस्ट पे है, इसे ईयर एंड पे अमोर्टाइज कॉस्ट पे लेकर आएंगे। यहाँ पे फेयर वैल्यू का गेन और लॉस अराइज नहीं होगा, और जो भी इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे है, तो ईयर एंड पे इस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा, और ईयर एंड पे इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, और जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस होगा वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन, एक छोटी सी बारीकी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज आता है वो दो चीजों की वजह से आता है, एक मार्केट इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएट होने से, एक कंपनी की क्रेडिट रिस्क फ्लक्चुएट होने की वजह से। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज मार्केट इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से आएगा वो तो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में चेंज क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से आता है, सर ये चेंज ओसीआई में रिकॉर्ड किया जाएगा, ये चेंज ओसीआई में रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस अटेम्प्ट के लिए। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो फेयर वैल्यू का वो चेंज जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट के चेंज की वजह से आया पीएनएल, फेयर वैल्यू का वो चेंज जो कि क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से आया ये ओसीआई में रिकॉर्ड। और फाइनेंशियल लायबिलिटी आल्सो रिप्रेजेंट योर ऑब्लिगेशन टू फिक्स एंड डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स, आपकी उधारी है फिक्स और डिटर्मिनेबल करेंसी यूनिट्स को पे करने की। तो ये एक मॉनेटरी आइटम्स है, चाहे ओसीआई हो, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो। चूंकि ये मॉनेटरी आइटम है, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉरेन करेंसी में है, तो इसे हम लाजमी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस अकाउंट फॉर करेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस हमारा पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। क्या ये बातें याद रहेगी? यही टोटल कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड के, यही टोटल कॉन्सेप्ट है आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड के। अब कुछ सवाल देखते हैं इससे pertaining। सर हमारे पास सबसे पहले एक डिटेल क्वेश्चन आ रहा है डेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ये मैं सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला, जो कि मेरे हिसाब से इस दफा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से pertaining एक सवाल देखते हैं, फिर हम डेट इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देखेंगे। कहता है on 1st January 2023, Q Limited issues 7-year bond at a par value of 5 lakh with an annual fixed coupon rate of 8%, while the market benchmark rate, that is SKYBOR, is 5.5%, and the credit risk spread of Q Limited at issuance was 2.5%. देखो, एक कंपनी है क्यू लिमिटेड, 1 जनवरी 23 पे इसने 60 साल की लाइफ का एक बॉन्ड इशू किया, यानी कि बॉन्ड देकर लोगों से पैसा लिया। कितना पैसा लिया? 5 लाख। और इस बॉन्ड के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? 8% का। तो ये 8% का एक ब्रेकअप है। ब्रेकअप क्या है कि मार्केट में काइबोर चल रहा है 5.5%, और जाहिर है कि अगर लोग हमें लोन दे रहे हैं तो वो सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ी कमाना चाहते हैं, वो तो हमारे रिस्क के अगेंस्ट भी रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो हमारे क्रेडिट को देखते हुए हमसे स्प्रेड कितना चार्ज हुआ है? 2.5%, 8% और 5.5% का डिफरेंस। फिर कहता है the financial liability is designated as fair value through profit and loss. At 31st December 2023, KIBOR has decreased to 4.5% and the company credit rating has improved, reducing the credit risk spread to 2%. देखिए, आप ये लोन लेकर आ चुके हैं 8% के मार्कअप पे, लेकिन एक साल बाद काइबोर कम हो गया, और एक साल के बाद आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हो गई, तो आपका रिस्क स्प्रेड भी कम हो गया। यानी कि अगर आप आज लोन लेते ना, अगर आप ईयर एंड पे लोन लेते ना, तो फिर आपको 8% पे नहीं, बल्कि 4.5% और 2% 6.5% पे लोन मिल जाता। अगर आप आज ईयर एंड पे लोन लेते ना, तो फिर आपको 8% पे नहीं 6.5% पे लोन मिल जाता। एनीवे, हम तो 8% पे लोन लेकर आ चुके हैं। रिक्वायरमेंट में कहता है
Prepared journal entries in the books of the Q Limited for the year ended 31st December 2023 to reflect the change in fair value of the financial liability due to change in credit risk and the market rate. अब देखें, सबसे पहले हमारे पास Q Limited, सर सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2023 पे लोन लिया, तो हमारे पास कैश डेबिट 5 लाख से, और हमने बॉन्ड के अगेन लोन लिया था, तो बॉन्ड्स पेबल 5 लाख से। देखिए, इवन दो कि ये बॉन्ड आपका फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में, लेकिन इसका भी अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तो बनेगा। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कैसे बनेगा सर? सिंपल, जैसे आप अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते आए थे लीज के केस में, स्प्रेड एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क के अगेंस्ट जो रिटर्न चार्ज किया जाता है उसके लिए। ईयर एंड ओपनिंग लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस 8%, कूपन या इंटरेस्ट पेमेंट, और क्लोजिंग लायबिलिटी। सर 31 दिसंबर 2023 मेरा ईयर एंड है, 7 साल का शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, सेम ही होगा। 5 लाख का हमारा लोन है जिसमें 8% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना 40,000, और 5 लाख के फेस वैल्यू पे हमें 40,000 का ही कूपन देना पड़ेगा, यानी साल के आखिर में हमारी इस लायबिलिटी की अमोर्टाइज कॉस्ट 5 लाख आ रही होगी। तो अब होगा क्या कि सर साल के आखिर में 31 दिसंबर 23 पे आपकी एक सिंपल सी जर्नल एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट 40,000, और जो आपने कूपन पे किया कैश क्रेडिट 40,000। लेकिन आपने इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को मेजर किया है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में। अभी फिलहाल साल के आखिर में इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 5 लाख। हमें इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आना। फेयर वैल्यू क्या होता है सर? फेयर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। अगर मैं अपने फ्यूचर कैश फ्लोज प्लॉट करूं, सर हम ईयर एंड 31 दिसंबर 23 पर हैं, पहले साल के आखिर में आ चुके हैं, तो फ्यूचर 6 साल की लाइफ रह गई है, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 और 2029। 6 साल की इसकी लाइफ रह गई, इन टोटलिटी 7 साल थे, 1 साल गुजर चुके। अब फ्यूचर में हमें 40,000 रुपए के 7 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी, 7 कूपन पे करने पड़ेंगे, और 6 साल बाद जो 5 लाख का लोन लिया है वो भी वापस करना पड़ेगा। तो ये हमारे फ्यूचर कैश आउटफ्लोज हैं, ये हमारे फ्यूचर कैश आउटफ्लोज हैं। अब वो कहता है कि ईयर एंड पे काइबोर 5.5 से कम होकर 4.5 हो गया, और आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने की वजह से आपका स्प्रेड 2.5% से कम होकर 2% हो गया, यानी कि ईयर एंड पे मार्केट रेट कितना है सर? ईयर एंड पे मार्केट रेट है 4.5% का काइबोर और 2% का स्प्रेड 6.5%। मैं क्या करूंगा, इस पे अपने फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमारे लिए फेयर वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हमारे लिए फेयर वैल्यू आ जाएगी। सर अगर हम इन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की यहाँ पे 6.5% से डिस्काउंटिंग करें तो फेयर वैल्यू कितनी आ रही है?
536, मुझे फुल फिगर बताए ना। 307, 536 307, यानी कि जो लोन आपकी बुक्स में 5 लाख का आ रहा है, इसकी साल के आखिर में फेयर वैल्यू कितनी है? 5,36,307। चूंकि हम फेयर वैल्यू थ्रू पीनल मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो हमें साल के आखिर में इस लोन को फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। यानी 5 लाख के लोन को 5 लाख से बढ़ाकर 5,36,307 पे लाना है। तो इसका मतलब है कि हमारी जनरल एंट्री में बॉन्ड्स पेबल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल 5,36,307 माइनस 5 लाख, यानी कि 36,307 से हमारी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ गई। चूंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो फेयर वैल्यू का लॉस पीएनएल में चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पीएनएल में चला जाना चाहिए। क्योंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो ये फेयर वैल्यू का लॉस पीएनएल में चला जाना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी जो ये कैरिंग वैल्यू 5 लाख से बढ़कर 5,36,000 हो गई है ना, इसमें सिर्फ मार्केट इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट नहीं है, इसमें हमारे स्प्रेड का भी इफेक्ट है। तो हमें इस 36,000 के इफेक्ट को दो हिस्सों में बाइफरकेट करना पड़ेगा कि मार्केट रेट की वजह से कितना चेंज आया और स्प्रेड की वजह से कितना चेंज आया। और इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, आप एक और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें जिसमें आप काइबोर्ड को तो चेंज कर दें, लेकिन स्प्रेड को अनचेंज रखें। अगर काइबोर्ड 5.5% से 4.5% हो जाए और स्प्रेड 2.5% ही रहे, तो कितना होगा? 4.5 और 2.5, 7%। अगर मैं इन्हीं कैश फ्लोज की 7% पे डिस्काउंटिंग करूं, तो कितना आ रहा है? 8 डबल। अब देखिए ये क्या आया आपके पास। सर ये एक ऐसी फेयर वैल्यू आई है, ये एक ऐसी फेयर वैल्यू आई है जिसमें काइबोर्ड का चेंज इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, स्प्रेड का चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। जिसमें काइबोर्ड का चेंज इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, स्प्रेड का चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ हुआ। यानी कि टोटल तो लायबिलिटी 5 लाख से बढ़कर 5,36,307 की हो गई है। लेकिन अगर सिर्फ काइबोर्ड का इम्पैक्ट आप मुझसे पूछे कि काइबोर्ड का कितना इम्पैक्ट है, तो वो 5 लाख से बढ़कर 5,23,833। यानी कि जो हमारे पास 23,833 का चेंज है, ये काइबोर्ड का चेंज है जो कि पीनल में रिकॉर्ड होगा। और हमारा जो टोटल चेंज था, टोटल चेंज कितना था? 36,307। इसमें से अगर मैं काइबोर्ड के चेंज को अलग कर दूं, 23,833, 12,474। सर ये हमारे क्रेडिट रिस्क का चेंज है जो कि ओसीआई में रिकॉर्ड है। तो हमारे पास क्रेडिट होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी 36,307 से, लेकिन डेबिट होगा फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल, फेयर वैल्यू लॉस ओसीआई। पीएनएल में कितना? 23,833, 23,833। और ओसीआई में कितना? 12,474, 12,400। ये हमारा सवाल यहाँ तक एंड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सर ये तो मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जनरल एंट्रीज पूछी। अगर सिर्फ ये जनरल एंट्रीज आती है तो ये मेरे ख्याल से 5-6 मार्क्स की होगी। लेकिन अगर इसके साथ और एडजस्टमेंट्स मिला के बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट या पीनल के एक्सट्रैक्ट वगैरह मांगता है, तो वो आपसे 8-10 मार्क का सवाल बना के पूछ सकते। क्या ये समझ आ रहा है? सर एक और सवाल देखते हैं। डिस्काउंटिंग देख लें सर। यहाँ डिस्काउंटिंग की है 31 दिसंबर 23 पे, ईयर एंड पे, इन फ्यूचर कैश फ्लोज की। पहले हमने 6.5 पर डिस्काउंटिंग की तो 536,307 आया, पर 7 पे डिस्काउंटिंग की तो 5,23,837 आया।
सर अगर इसी सवाल में हमसे बैलेंस शीट पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स मांगता तो पीएनएल में आपके पास दो चीजें आती, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा फेयर वैल्यू लॉस थ्रू पीएनएल। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके पास एक चीज आती, फेयर वैल्यू लॉस ओसीआई। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पीएनएल में दो चीजें आती, इंटरेस्ट एक्सपेंस और फेयर वैल्यू लॉस, और ओसीआई में ये वाला आता। बैलेंस शीट में हमारे पास दो चीजें आती, एक हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी 5,36,307, 5,36,307, और दूसरा फेयर वैल्यू रिजर्व नेगेटिव में 12,474। फेयर वैल्यू रिजर्व नेगेटिव में 12,474 इक्विटी में। क्या ये समझ आ रहा है? मैं अगले सवाल पे आते हैं। हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट से पर्टेनिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कहता है ऑन 1 January 16 Tabib Limited purchased 2 million debentures having face value of 100 each, issued by Fit Limited at 92 each. Transition cost of 3 million was also incurred on the purchase of debenture. कह रहा है हमारी कंपनी ने 2 मिलियन डिबेंचर्स बाय किए 1 जनवरी 16 पे, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए ईच, यानी कि इन टोटालिटी 200 मिलियन की फेस वैल्यू है। और हमने कितने का बाय किया है? 92 रुपए का। 3 रुपए की 3 मिलियन की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है जो कि हमने इन डिबेंचर्स पे इनकर की है। कूपन रेट फॉर द ईयर 2016, 17 and subsequent years are 0%, 6% and 10% per annum respectively, payable on 31st December each year, and the effective interest rate is 8.9% per annum. कहता है 2016 में कूपन रेट 0% है, 2017 में 6% है, और बाकी सालों में कितना है? 10%। ऑन 2 जनवरी 2019, यानी 2016 गुजर गया, 17 गुजर गया, 18 गुजर गया, 3 साल गुजर गए, 34 साल के दूसरे दिन कंपनी सोल्ड डिबेंचर्स एट 84 ईच and transaction cost of 1 million was also incurred on the sale of debenture. 84 रुपए के हिसाब से हमने डिबेंचर बेच दिए और 1 रुपए की हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। Following information regarding the 2 million debentures at various date is as follow, is also available. हमें इस 2 मिलियन डिबेंचर, एक डिबेंचर नहीं 2 मिलियन डिबेंचर्स की फेयर वैल्यूज बता रहा है। हमें फेयर वैल्यू बता रहा है इन द कोटेड मार्केट 1 जनवरी 16 पे, 31 दिसंबर 16 पे, 31 दिसंबर 17 पे और 31 दिसंबर 18 पे। 186 मिलियन, 211 मिलियन, 190 मिलियन और 171.2 मिलियन। देखिए एक चीज मैंने आपको हमेशा बताई है कि अनलेस कि आपका एग्जामिनर कोई उल्टी बात करे, अनलेस कि आपका एग्जामिनर कोई उल्टी बात करे, हमारी असम्पशन ये होती है कि जिस प्राइस पे हम बाय कर रहे हैं वो उस दिन की फेयर वैल्यू है, जिस प्राइस पे हम सेल कर रहे हैं वो उस दिन की फेयर वैल्यू है। अनलेस कि एग्जामिनर ये कहते हैं कि आपने इस पे बाय किया लेकिन फेयर वैल्यू ये थी, आपने इस पे सेल किया ये फेयर वैल्यू थी। अगर एग्जामिनर से कोई उल्टी बात नहीं करता तो जिस प्राइस में मैं बाय कर रहा हूँ, जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा हूँ, ये उस दिन की फेयर वैल्यू होगी। ठीक है, हमने ये कितने का बाय किया? 92, तो ये 92 उस दिन की फेयर वैल्यू होगी? नहीं सर, 186। इन्होंने 1 जनवरी 2016 पे फेयर वैल्यू अलग बताई है, लेकिन 92 का आपने बाय किया है कब? 1 जनवरी 16 पे, लेकिन 1 जनवरी 16 पे फेयर वैल्यू भी दी है, वो अलग है। और आपने कितने का बेचा? 84 रुपए का 2 जनवरी 2019 को, क्या ये इस दिन की फेयर वैल्यू है? यस, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 जनवरी 2019 की फेयर वैल्यू अलग से नहीं दी गई। तो दिस 92 इज नॉट द फेयर वैल्यू, बट दिस 84 इज द फेयर वैल्यू एट द डिस्पोजल डेट। सही है। रिक्वायरमेंट में कहता है prepare journal entries and the extracts of statement of financial position and statement of total comprehensive income in the books of Tabib Limited in respect of above for the year ended 31 दिसंबर 2016 to 31 दिसंबर 2019। हमें 2016 से लेकर 2019 तक की जनरल एंट्रीज भी बनानी है, बैलेंस शीट पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स भी बनाना है। और 3 केसेस हैं, if the investment is classified at amortized cost,
if the investment is classified at fair value through profit and loss, if the investment is classified at fair value through other comprehensive income। एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपकी डेट इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। डेट इन्वेस्टमेंट में जो कुछ है वो सब कुछ इस सवाल के अंदर आएगा। क्या करें, सॉल्व करें सर? एक पार्ट कर लेता हूं मैं, एक बाकी पार्ट अगली क्लास में करेंगे। यहाँ देखें, रबीब लिमिटेड डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। सबसे पहले देखो, तुमने 1 जनवरी 2016 पे इन्वेस्टमेंट्स बाय किए। अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती है? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट होगा कितने से? फेयर वैल्यू है 186 और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 3 मिलियन। तो 186 प्लस 3 189। लेकिन हमारी जेब से कैश कितना गया? सर हमारी जेब से कैश किया है, हमने 2 मिलियन डिबेंचर बाय किए 92 के और 3 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है। तो 92 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलियन प्लस 3 कितना? 187। यानी कि यहां पर हमारे पास गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आ रहा है जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 2 का। गेन ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन आ रहा है जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगा 2 का। फिर अगले सालों की एंट्री बनाने के लिए हमें एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल चाहिए होगा। सर ये गेन पीएनएल में जाएगा? यस। इनिशियल रिकॉग्निशन का जो भी गेन आएगा, कोई भी कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट हो, ये हमेशा पीएनएल में जाएगा। इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो भी गेन आएगा, कोई भी कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट हो, ये हमेशा पीएनएल में जाएगा। सर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं। ईयर एंड ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट इंटरेस्ट इनकम। आईआरआर कितना है? आईआरआर 8.9%। कूपन और क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट हमने परचेज किया से 1 जनवरी 16 पे, तो पहला ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18 और फिर 2 जनवरी 19 पे हमने भेज दिया। ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी होगी? 189, 187 नहीं, 189। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी है हमारी? सर फेस वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 मिलियन। इन्होंने कहा है 2016 में 0% कूपन है, यानी कि 2016 में कोई कूपन नहीं है। 2017 में 6% कूपन है, तो 200 का 6 12। और फिर आने वाले सालों में कितना कूपन है? 10%। तो 200 का 10% 20। तो पहले साल 9 कूपन, दूसरे साल 12, दूसरे साल 20। अब जरा इस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को ईयर एंड तक लेकर आए, तीसरे साल के आखिर तक। 189 का 8.9%, 16.82 कितना? 205, 205.82, 205.82, 32 क्लोजिंग माइनस 12 करके, सॉरी 212.14,
और क्लोजिंग 211.01 01 या 02 जो भी। तो हमने अमोर्टाइज कॉस्ट के केस में तो अमोर्टाइज स्केड्यूल बना दिया। अब पहले साल का आखिर आएगा 31 दिसंबर 16। तो हमारे पास कैश डेबिट तो नहीं होगा क्योंकि कोई कूपन नहीं है। डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा 16.82 16.82। फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट इनकम भी है, कूपन भी है। तो 31, और चूंकि अमोर्टाइज कॉस्ट है तो हर साल के आखिर में मैं फेयर वैल्यू पे नहीं लाऊंगा। तो कैश डेबिट होगा दूसरे साल का कूपन 12। इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट दूसरे साल की 18.32। और इन दोनों के डिफरेंशियल से डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट हो जाएगा। कितना 6.32। फिर इसी तरीके से 31 दिसंबर 2018 कैश डेबिट होगा 20 से। इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट होगी एज पर द शेड्यूल, तीसरे साल का इंटरेस्ट है 18.88। और इन दोनों की डिफरेंशियल से डेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही है यहाँ पे 1.12। अब ये सब कुछ करने के बाद आपकी डेट इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट आ गई है 211.01 211.01। और हम चला रहे हैं अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में तो एसेट फेयर वैल्यू पे नहीं जाएगा। हमने 2 जनवरी 2019 पे इसे बेच दिया। हमने 2 जनवरी 2019 में इसे बेच दिया कितने का 84 रुपए के हिसाब से। और 1 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 2 मिलियन डिबेंचर्स 84 रुपए के हिसाब से -1। -1 क्यों? क्योंकि एक की ट्रांजेक्शन कॉस्ट नेट होके पैसे मिले 167। डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट 21101। और हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया जो कि 44.01। क्या ये समझ आता है? हमें कॉपी करें सर इसे?